दोस्तों सोचिए अगर वीरप्पन जैसे खतरनाक अपराधी को असलियत के एक बड़े पर्दे पर पेश किया जाए तो वो कैसे लगेंगे। पुष्पा सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक ऐसी दुनिया है जो वीरप्पन के असली जंगल राज से मिलती जुलती है। वीरप्पन जिसे जंगल का बादशाह कहा जाता था, जिसने पुलिस, सेना और यहाँ तक कि सरकार को 20 साल तक नाकों चने चबवा दिए थे। उसकी जिंदगी, उसका आतंक और उसकी चालाकी, यही सब कुछ आपको पुष्पा की कहानी में झलकता दिखेगा। क्या पुष्पा का किरदार वीरप्पन से इंस्पायर है? क्या ये फिल्म वीरप्पन की असली लाइफ का एक नया रूप है? आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म और वीरप्पन की खतरनाक कहानी के बीच हकीकत के कनेक्शन को जानेंगे। एक ऐसा राज जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आप जानेंगे वो आपको चौंका देगा। दोस्तों वीरप्पन की कहानी शुरू होती है 1952 में। तमिलनाडु और कर्नाटक की बॉर्डर पर बसा एक छोटा सा गांव गोपीनाथम। यहीं पर एक गरीब परिवार में जन्मा वीरप्पन बचपन से ही जंगलों से जुड़ा हुआ था। उसका असली नाम पूज्य मुनिसामी वीरप्पन गाउंडर था। उसने अपने शुरुआती दिन जंगलों में बकरियां चराने और अपने परिवार के लिए लकड़ी काटने में बिताए। लेकिन गरीबी और जिंदगी की कठिनाइयों ने उसे एक अलग रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया। महज 17 साल की उम्र में वीरप्पन ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। उसने अपने जीजा मुथुकुली से चोरी और तस्करी की बारीकियां सीखी। वीरप्पन ने सबसे पहले हाथ आजमाया सैंडलवुड यानी लाल चंदन और हाथी दांत की तस्करी में। उस वक्त जंगलों से चंदन की लकड़ी और हाथी दांत की तस्करी का जबरदस्त बाजार हुआ करता था और वीरप्पन ने इस मौके को अपनी ताकत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसने अपनी गैंग बना ली और जंगल का राजा बनने की ओर कदम बढ़ाए। वीरप्पन का पहला बड़ा अपराध तब सामने आया जब उसने एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी। यह वही घटना थी जिसने उसकी पहचान एक कुख्यात अपराधी के रूप में दर्ज कर दी। इसके बाद वीरप्पन ने न सिर्फ पुलिस बल को चकमा दिया, बल्कि उसने जंगलों को अपनी ढाल बनाकर सालों तक सरकार का सिरदर्द बना रहा। यहीं से शुरू हुआ वीरप्पन का सफर, एक गरीब लड़के से दक्षिण भारत के सबसे खतरनाक डकैत बनने का। वीरप्पन के अपराधों की कहानी खून, धोखे और जंगल के काले कारोबार से भरी हुई है। इन जंगलों का भूगोल और पेड़ों की गहराई वीरप्पन के लिए एक आदर्श ठिकाना था। वो इन जंगलों का इस कदर आदी हो चुका था कि उसे कई किलोमीटर दूर से पता चल जाता था कि आसपास कोई जंगली जानवर है। लाल चंदन, जिसे रेड सैंडलवुड कहा जाता है, दक्षिण भारत के जंगलों में पाया जाने वाला बेशकीमती लकड़ी का एक प्रकार है। इसकी मांग चीन और जापान जैसे देशों में फर्नीचर, दवाइयां और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए काफी ज्यादा है। वीरप्पन ने इस लकड़ी के काले बाजार में घुसकर करोड़ों की काली संपत्ति खड़ी कर दी थी। वीरप्पन अपनी गैंग के साथ जंगलों से पेड़ों को काटता और उन्हें ट्रकों और बैलगाड़ियों के जरिए बॉर्डर पार कराता था। वो स्थानीय आदिवासियों को डराकर या लालच देकर अपने काम में शामिल किया करता था। उसने अपनी गैंग और जंगल के रास्तों को इस कदर मजबूत कर लिया था कि पुलिस और वन विभाग के लिए उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन हो गया था। वीरप्पन का दूसरा सबसे बड़ा कारोबार या यूं कहें कि अपराध था हाथियों का शिकार और उनके दांतों की तस्करी। उसने करीब 2000 से भी ज्यादा हाथियों का शिकार किया, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा बल्कि वन्य जीव संरक्षण कानूनों की भी धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। वो हाथी दांतों को इंटरनेशनल बाजार में बेचता, जहां इनकी कीमत सोने के बराबर थी। वीरप्पन के अपराध सिर्फ तस्करी तक सीमित नहीं थे, उसने पुलिस और आम जनता पर भी हमला करना शुरू कर दिया था। वीरप्पन ने करीब 184 लोगों की हत्या की, जिनमें पुलिसकर्मी, फॉरेस्ट गार्ड और आम नागरिक शामिल थे। उसने गांव में डर फैलाकर खुद को जंगल का बादशाह घोषित कर दिया। उसने कई बार पुलिस को चकमा देकर उन्हीं के हथियारों की खेपें लूट ली थी। लेकिन ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से वीरप्पन अभी भी पुलिस की पहुंच से काफी ज्यादा दूर था? उसकी वजह थी वो स्थानीय पॉलिटिशियंस और अधिकारियों को रिश्वत देता था। इतना ही नहीं, पुलिस वालों में भी उसके मुखबिर हुआ करते थे। एक और वजह ये थी कि ये जंगल 2 स्टेट की बॉर्डर एरिया पे पड़ता था, जिसकी वजह से जब एक राज्य की पुलिस ऑपरेशन चलाया करती थी तो वो दूसरे राज्य में भाग जाया करता था। और जंगल में उसका खौफ इतना कि घुसने से पहले भी पुलिस के हाथ पांव फूल जाया करते थे। वीरप्पन का लालच और आतंक इस कदर बढ़ चुका था कि उसने खुद को कानून और व्यवस्था से ऊपर मान लिया था। यही वजह थी कि वो एक अपराधी नहीं बल्कि एक जंगल का आतंक बन गया, जिसके खौफ से पूरा दक्षिण भारत कांपता था। वीरप्पन का एक अजीब शौक और था, उसे लाइमलाइट में रहना पसंद था। वो जंगल से कई बार इंटरव्यूज भी दिया करता था। वीरप्पन की सबसे चर्चित और सनसनीखेज घटना थी कन्नड़ फिल्म अभिनेता राजकुमार का अपहरण। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और वीरप्पन की कुख्याति को चरम पर पहुंचा दिया था। 30 जुलाई 2000 को वीरप्पन और उसकी गैंग ने तमिलनाडु के एक दूरस्थ गांव गोपाल स्वामी बेट्टा में घुसपैठ की।
उस दिन डॉक्टर राजकुमार अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने गांव के फार्म हाउस में थे। वीरप्पन ने अपनी गैंग के साथ फार्म हाउस पर धावा बोला और राजकुमार को जबरन उठाकर जंगलों में ले गया। उसके साथ ही 3 और लोगों को भी अगवा किया गया। और वीरप्पन का उद्देश्य सिर्फ फिरौती मांगना नहीं था, वो चाहता था कि तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार उस पर लगे सारे मामले खत्म कर दे। उसने करोड़ों रुपए की फिरौती भी मांगी और वह चाहता था कि सरकार जंगल में बसे आदिवासियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार रोके। और सबसे मेन कारण, राजकुमार जैसे बड़े फिल्मी सितारे का अपहरण कर वो पूरे देश में विख्यात हो चुका था। और हुआ भी वही, राजकुमार का अपहरण पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों पर जनता का जबरदस्त दबाव था। मीडिया में हर दिन इस अपहरण का कवरेज होता था, जिससे वीरप्पन की ताकत और बढ़ गई। राजकुमार के फैंस ने विरोध प्रदर्शन किए और सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की। अपहरण के बाद वीरप्पन ने जब अपनी मांगे रखी तो सरकार ने कई वार्ताकार भेजे, लेकिन वीरप्पन ने हर बार अपनी शर्तें बदल दी। लेकिन आखिरकार 108 दिनों बाद वीरप्पन ने 15 नवंबर 2000 को राजकुमार को रिहा कर दिया। लेकिन अब तक ये बात स्पष्ट नहीं है कि रिहाई फिरौती के बदले हुई या सरकार ने वीरप्पन की कुछ मांगे मानी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वीरप्पन को करोड़ों रुपए की फिरौती दी गई, लेकिन सरकार ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। वीरप्पन का दूसरा बड़ा और बहुचर्चित अपहरण कांड था तमिलनाडु के पूर्व मंत्री एच नागप्पा का किडनैप, जिसने राजनीति और प्रशासन को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। 10 अगस्त 2002 की रात वीरप्पन और उसकी गैंग ने कर्नाटक के मैसूर के पास नागप्पा के फार्म हाउस पर धावा बोला और नागप्पा को अगवा कर घने जंगलों में ले गए। नागप्पा के परिवार ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन वीरप्पन पहले से ही अपने गैंग के साथ गायब हो चुका था। नागप्पा के अपहरण के बाद सरकार ने फिर से वार्ताकार नियुक्त किए। वार्ताकारों ने जब वीरप्पन से संपर्क किया, लेकिन वो हर बार नई शर्तें रखता और अपनी सुरक्षा की गारंटी मांगता। लेकिन दुर्भाग्य से नागप्पा का मामला राजकुमार जैसा नहीं निकला। कई महीनों बाद नागप्पा का शव जंगल में मिला। उनकी हत्या किसने और कैसे की, यह कभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नागप्पा को वीरप्पन ने मार डाला, जबकि कुछ का मानना है कि पुलिस और गैंग के बीच हुई मुठभेड़ में उनकी जान चली गई। लेकिन यही हत्या 2004 में वीरप्पन के अंत का कारण बनी। वीरप्पन को पकड़ने और उसके आतंक को खत्म करने के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों ने कई बार अभियान चलाए, लेकिन वो हर बार जंगलों और अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर भाग निकलता था। 2004 में सरकार ने एक विशेष अभियान तैयार किया, जिसे ऑपरेशन कुकुन नाम दिया गया, और यही ऑपरेशन वीरप्पन की आपराधिक यात्रा का अंत साबित हुई। तमिलनाडु और कर्नाटक पुलिस ने मिलकर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई, जिसमें जंगलों का गहरा ज्ञान रखने वाले अनुभवी अधिकारी शामिल थे। वीरप्पन की गतिविधियों की जानकारी हासिल करने के लिए उसी की गैंग का एक बंदा पुलिस का मुखबिर बन गया, जिसे साम दाम दंड भेद से पुलिस टीम में शामिल किया गया था। वीरप्पन जंगल का राजा था और उसे फंसाने के लिए जंगल से बाहर निकालना बेहद जरूरी था। वीरप्पन की आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी, उसे ढंग से दिखाई नहीं देता था। बस फिर क्या था, पुलिस वालों ने जाल बुना और उसे आंखों के ऑपरेशन करने के लिए शहर की तरफ आने को कहा गया। पुलिस के मुखबिर ने वीरप्पन को जंगल से बाहर आने के लिए मनाया। जंगल से बाहर जैसे ये शेर निकला, गीदड़ बन गया। जिस एम्बुलेंस में बैठकर वीरप्पन अपनी आंखों का इलाज करवाने जा रहा था, उसे पुलिस ने घेर लिया। उसे वार्निंग दी गई कि वो सरेंडर कर दे। जब वो नहीं माना तो पुलिस ने वो किया, जिसके बाद वीरप्पन एक इतिहास बनकर रह गया। वीरप्पन की मौत ने उसकी खौफनाक दास्तान का अंत तो कर दिया, लेकिन वो आज भी भारतीय अपराध के इतिहास में सबसे खतरनाक और सबसे पैसे वाले डकैत के रूप में याद किया जाता है। उसकी चालाकी, जंगल पर पकड़ और सरकार को चुनौती देने का तरीका कई किताबों, डॉक्यूमेंट्री और फिल्मों का विषय बन चुका है। फिल्म पुष्पा में पुष्पराज का कैरेक्टर भी लाल चंदन तस्करी और वीरप्पन की असल कहानी से गहरी समानताएं रखता है। वीरप्पन ने तमिलनाडु, कर्नाटक के जंगलों में हजारों पेड़ काटे और करोड़ों की तस्करी की, ठीक वैसे ही जैसे पुष्पा जंगलों में अपनी पकड़ बनाकर लाल चंदन माफिया का हिस्सा बनता है। वीरप्पन की तरह पुष्पा भी अपनी चालाकी और दम पर पूरा खेल पलट देता है। कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर जंगल का राजा बन जाता है। इतना ही नहीं, आंध्रा के फॉरेस्टर्स ने तो पुष्पा मूवी के खिलाफ विरोध भी किया था, ये बोलते हुए कि वीरप्पन ने समाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और उसके कामों को यंगस्टर के सामने पुष्पा मूवी के थ्रू हीरो की तरह पेश करना सोसाइटी में एक बेहद ही गंदा मैसेज देता है। वैसे दोस्तों, आपको पुष्पा मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।